जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऊष्मागतिकी के बारे में है। ऊष्मागतिकी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स है या ऊष्मागतिकी, आखिर इसमें हम लोग क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा का संबंध देखते हैं। किसके साथ में? तो ये रासायनिक ऊर्जा के साथ में, यांत्रिक ऊर्जा के साथ में, विद्युत ऊर्जा के साथ में हम लोग संबंध देखते हैं कि क्या संबंध है इसका ऊष्मीय ऊर्जा के साथ में। तो इसमें हम लोग ऊष्मा और कार्य की तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट भी जानेंगे। उसके बाद आंतरिक ऊर्जा, किसी भी पदार्थ में आंतरिक ऊर्जा होती है, उस आंतरिक ऊर्जा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में बता ही दिया कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, भौतिकी की वह शाखा है जिसमें कि हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा का संबंध को जानते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का संबंध इन तीनों के साथ में हम लोग जानते हैं। देखिए, कहा जाता है कि कार्य जो होता है वो ऊष्मा के तुल्य होता है। कहने का मतलब है अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ऊष्मा तथा कार्य की तुल्यता, यानी कि इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये जो वस्तु है इसको हम लोग कितने प्रकार से गर्म कर सकते हैं? तो इसको हम लोग दो प्रकार से गर्म कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट हीट के संपर्क में ला देंगे या डायरेक्ट इसमें हीट देंगे। दूसरा, इसको कैसे गर्म किया जा सकता है? इसको ऐसे पकड़कर अगर हम अपने हाथों पर रगड़ें तो ऐसे भी इसको गर्म कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अवस्था परिवर्तन भी दो प्रकार से किया जा सकता है। एक उसको डायरेक्ट हीट देकर और दूसरा उस पर यांत्रिक कार्य करके। अब जैसे मान के चलिए कैसे हम लोग किसी भी वस्तु को दो प्रकार से गर्म करते हैं। अब जैसे मान के चलिए हम लोग अपने हाथ को अगर गर्म करना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो आग है आग के ऊपर पे ऐसे थोड़ा सा रखेंगे तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये हो गया सीधे ऊष्मा देकर हमारे हाथ को गर्म करना। अब वहीं पर अगर हम लोग अपने हाथ पर यांत्रिक कार्य करेंगे तो उससे भी गर्म होगा। तो यांत्रिक कार्य का मतलब क्या हुआ? अगर हम अपने दोनों हथेलियों को ऐसे पकड़कर रगड़ेंगे तो ये कि इससे भी हमारा हथेली गर्म होता है। यही तो है यांत्रिक कार्य करना। मतलब अगर हम अपने हथेली पर यांत्रिक कार्य करेंगे तो इससे भी हमारा हथेली क्या होता है, गर्म होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हम किसी भी वस्तु को दो तरीके से गर्म कर सकते हैं। तो पहला हो गया डायरेक्ट उसको हीट देकर, दूसरा हो गया उस वस्तु पर यांत्रिक कार्य करके। अब जैसे मान के चलिए लोहा है आपके पास में, तो लोहा को अगर गर्म करना है तो आप उसको भी दो प्रकार से गर्म कर सकते हैं। डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, उसको हीट देंगे तो वो गर्म होगा, और दूसरा क्या कि उस पर अगर हथौड़े से चोट करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा। अब देखिए, अवस्था परिवर्तन में भी ये दो बात लागू होती है। मतलब किसी भी वस्तु का अगर अवस्था परिवर्तन करना हो तो उसको भी दो प्रकार से कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट हीट देकर और दूसरा उस पर यांत्रिक कार्य करके। अब जैसे मान के चलिए आपके पास में दो बर्फ है, तो क्या करें, आप बर्फ को डायरेक्ट हीट दिए तो वो अपना अवस्था परिवर्तित करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो पानी में बदलना स्टार्ट हो गया। और अगर उसी बर्फ को उठाकर अगर आप ऐसे रगड़िएगा तो इस पर क्या हो रहा है, दोनों बर्फ पर यांत्रिक कार्य हो रहा है। तो यांत्रिक कार्य होने के कारण वहाँ पर भी बर्फ क्या होगा, तो पिघलेगा, मतलब मेल्ट करेगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु को गर्म दो प्रकार से कर सकते हैं और अवस्था परिवर्तन भी दो प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि कोई वस्तु अगर गर्म हो गया तो आप किसी भी विधि द्वारा, यानी कि ऐसा कोई विधि है ही नहीं कि आप पता कर सकें कि इसको डायरेक्ट हीट देकर गर्म किया गया है या यांत्रिक कार्य करके उस पर गर्म किया गया है। और अगर अवस्था परिवर्तन कर जाता है कोई भी वस्तु तो उसके बाद अवस्था परिवर्तन करने के बाद आप किसी भी विधि से इस बात का पता नहीं कर सकते हैं कि वो किस विधि द्वारा अपना अवस्था परिवर्तन को किया है, कि या उसको डायरेक्ट हीट दिया गया है या उस पर यांत्रिक कार्य किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हम लोग मेन चीज़ समझने वाले थे, मतलब मेन चीज़ जो अभी हम लोग समझ रहे थे कि कार्य ऊष्मा ऊर्जा के तुल्य है, मतलब इक्विवेलेंस है, मतलब उसके बराबर है। अब देखिए, हमारे जूल साहब बोले कि अगर आप कितना का कार्य करते हैं, जैसे मान के चलिए आप जो है अगर 4180 क्या
4180 जूल का अगर आप कार्य करिएगा, 4180 जूल का अगर आप कार्य करिएगा तो इससे कितनी ऊष्मा निकलेगी? तो इससे जो निकलेगी 1 किलो कैलोरी की ऊष्मा इससे निकलेगी। अब हम लोग जानेंगे आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी के बारे में। हर वस्तु में आंतरिक ऊर्जा होती है, या तो बोले उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। ऐसे साधारणतया अगर आप देखेंगे तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा आपको दिखेगी नहीं। जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा है। अगर आप इसमें देखने का प्रयास करेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा कि इसमें यांत्रिक ऊर्जा है? बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसमें यांत्रिक ऊर्जा है और यही आंतरिक ऊर्जा उसके कार्य करने की क्षमता है। वास्तव में यही जो यांत्रिक ऊर्जा है इसी को हम लोग आंतरिक ऊर्जा भी बोलते हैं, यानी कि इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब जैसे मान के चलिए ये जो वस्तु है ये किससे मिलकर बना होगा? तो अणु से मिलकर बना है या परमाणु से मिलकर बना है। अब इस परमाणु में जो है 2 प्रकार की ऊर्जा होगी, एक होगी स्थितिज ऊर्जा और दूसरी जो होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। अब देखिए ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी भी वस्तु में स्थिति के कारण ऊर्जा, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर ऐसे सिर्फ खड़े हैं तो हमारी स्थिति के कारण यहाँ पर ऊर्जा है, मतलब हम हिल डोल नहीं रहे हैं, बस सिर्फ सीधा खड़ा है, तो ये हमारी स्थिति के कारण हमारे में ऊर्जा हुआ। लेकिन अगर हम ऐसे से थोड़ा सा हिल डोल रहे हैं तो ये हमारी गति के कारण क्या हुआ? ऊर्जा हुआ। तो मतलब इसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो उसी प्रकार से ये जो पदार्थ है, ये जो वस्तु है, इसके अंदर में जो परमाणु होगा उसमें 2 प्रकार का ऊर्जा होगा। पहला होगा स्थितिज ऊर्जा, मतलब उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है। दूसरा होगा गतिज ऊर्जा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? तो स्थितिज ऊर्जा ये जो पदार्थ है इसके अंदर में जो परमाणु होगा उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या तो उसको आप बोल सकते हैं आणविक आकर्षण बल, उस आणविक आकर्षण बल पर निर्भर करेगा। तो ये जो आणविक आकर्षण बल होगा अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। अब मान के चलिए ये तो हो गया स्थिति के, मतलब इसके आणविक आकर्षण बल के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा भी तो होगी। अब देखिए इसके अंदर में जो परमाणु होगा ना तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, बल्कि वो इधर उधर करते रहता है। तो इस वजह से इस वस्तु के अंदर में जो परमाणु है उसमें गतिज ऊर्जा भी है, मतलब उसमें गति के कारण भी ऊर्जा है। तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा जो निर्भर कर रही है वो क्या चीज़ पे निर्भर कर रही है? तो वो अपने आणविक आकर्षण बल पर निर्भर कर रही है। और गतिज ऊर्जा क्या चीज़ पे निर्भर कर रही है? तो ताप पर निर्भर कर रही है। अगर किसी वस्तु का ताप ज़्यादा होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो, मतलब उसके परमाणु में जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? तो वो ज़्यादा होगी। अगर कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में कितनी आंतरिक ऊर्जा होगी? ये क्या चीज़ पर निर्भर करेगी? मतलब ये इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको जो निकालेंगे, इस पदार्थ के अंदर में जो परमाणु होगा उस परमाणु का जो स्थिति के कारण ऊर्जा है उसको प्लस कर देंगे इसके अंदर में जो परमाणु है और उसका जो गतिज ऊर्जा है। कहने का मतलब क्या हो गया? पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या होगा? परमाणु की स्थितिज ऊर्जा प्लस परमाणु की गतिज ऊर्जा। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है तो उसके अंदर में कितनी आंतरिक ऊर्जा है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक परमाणु गैस और दूसरा जो है वो बहुपरमाणु गैस। एक परमाणु गैस किसको कहते हैं? अगर कोई भी गैस है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है तो उसको एक परमाणु गैस कहेंगे। एक परमाणु गैस में देखिए क्या होता है कि उसमें जो अणु होता है या जो परमाणु होता है वो सिर्फ क्या करता है? तो स्थानांतरित होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है। कहने का मतलब इस एक परमाणु गैस के अंदर में जो ऊर्जा है, मतलब इसके अंदर का जो आंतरिक ऊर्जा है उसकी अगर बात करें तो वो जो परमाणु जो गति कर रहा है बस वही परमाणु की जो गतिज ऊर्जा है उसी से हम लोग पता कर लेंगे कि ये जो एक परमाणु गैस है इसके अंदर में कितनी आंतरिक ऊर्जा है। वहीं अगर हम बात करें बहुपरमाणु गैस का मतलब हो गया इसमें बहुत सारा परमाणु होगा। ऐसा गैस जिसमें एक ही परमाणु नहीं होगा, बहुत सारा परमाणु होगा। तो इसके अंदर का जो आंतरिक ऊर्जा की अगर बात करें, इंटरनल एनर्जी की बात करें तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके अंदर में जो अणु होगा इसमें 3 प्रकार का गति पाई जाएगी। एक घूर्णीय गति होगी, दूसरी स्थानांतरित गति होगी, तीसरी जो होगी वो काल्पनिक गति होगी। मैं उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये है
स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, काल्पनिक गतिज ऊर्जा और घूर्णी गतिज ऊर्जा, इन तीनों को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो बहुपरमाणु गैस जो होता है उसका जो इंटरनल एनर्जी होगा, मतलब उसके अंदर में कितना आंतरिक ऊर्जा है, इसके बारे में हम लोगों को पता चल जाएगा। अब हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं आदर्श गैस। आदर्श गैस के बारे में सही तरीके से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब देखिए, जो आदर्श गैस होता है तो आदर्श गैस के भी अंदर में परमाणु होगा, बहुत सारा परमाणु होगा, तो उसके परमाणु के बीच में आकर्षण बल होना चाहिए था, लेकिन उसके परमाणु के बीच में आकर्षण बल नहीं होगा। तो हम लोगों ने इससे पहले जस्ट पढ़ा है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किन के कारण होती है, तो वो जो होती है परमाणु के बीच के जो बल होता है यानी कि आणविक आकर्षण बल के कारण होती है। लेकिन यहाँ पर तो परमाणु के बीच में आणविक आकर्षण बल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर यानी कि आदर्श गैस में जो परमाणु होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा की बात होगी। मतलब इसके अगर आदर्श गैस में कितनी आंतरिक ऊर्जा है इसके बारे में हम लोगों को पता करना है, तो क्या करेंगे, तो इसके अंदर में जितनी भी परमाणु होगी सभी की गतिज ऊर्जा को प्लस करके हम लोग निकाल सकते हैं कि आदर्श गैस के अंदर में कितनी इंटरनल एनर्जी है। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है कि पदार्थ के अणुओं की स्थानांतरित ऊर्जा जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसका, तो ताप का। कहने का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के अणुओं की जो स्थानांतरित ऊर्जा होती है वह अनुक्रमानुपाती होता है ताप का। मतलब अगर ताप बढ़ा तो पदार्थ के अंदर में जो अणु है उसकी जो स्थानांतरित ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या अगर ये ज़्यादा है तो ताप कम होगा। अब जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि मान के चलिए आपके पास में शीशा का बॉल है, उस शीशा के बॉल को आप क्या करते हैं, ऐसे ज़मीन पे मारते हैं। ज़मीन पे जैसे ही आप मारेंगे उसको और जैसे ही वो ज़मीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा बता सकते हैं क्या हो सकता है। जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचेगा तो उस बॉल का जो गतिज ऊर्जा है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो आपके हाथ में वो बॉल था उसका जो टेम्परेचर था, फिर टकराने की धरती से टकराने के बाद उसका जो टेम्परेचर होगा, दोनों क्या होगा, डिफरेंस होगा, मतलब अलग अलग होगा। यहाँ तापमान, आप जो हाथ में बॉल को पकड़ कर रखे थे तब का तापमान अगर आप जांच करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ का तापमान कम है किसके कंपैरिजन में, जब वो बॉल पृथ्वी से टकरा जाता है। तो आखिर ये क्या कारण था कि बॉल का पृथ्वी पर टकराने के बाद उस बॉल का जो है ताप बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो देखिए वहाँ पर गतिज ऊर्जा तो कम हो गई, लेकिन वहाँ उसके अंदर में जो अणु है उस अणु की जो स्थानांतरित ऊर्जा है, अणुओं की जो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है, तो उस बॉल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब उस बॉल के अंदर में जो अणु होगा ना, तो वो अणु जैसे मान के चलिए जब बॉल यहाँ पर था, बॉल देख लीजिए जैसे यहाँ पर था तो अणु आराम आराम से, इसके अंदर में जो अणु है आराम आराम से गति कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये पृथ्वी से आकर टकराता है तो ये जो अणु है एकदम थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से ऐसे आता है, तो इससे क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। जैसे यहाँ पर मान के चलिए जब यहाँ पर परमाणु होगा तो ये परमाणु क्या होगा, जैसे ही धरती से यहाँ पर ये बॉल टकराएगा तो ये परमाणु ज़्यादा तेज़ी से गति कर लेगा, ये यहाँ का भी परमाणु ज़्यादा तेज़ी से गति कर लेगा, यहाँ का भी परमाणु ज़्यादा तेज़ी से गति कर लेगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, उससे अतिरिक्त ऊष्मा निकलेगा जिसके कारण ये बॉल जो है पहले से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। यही कारण है कि जो जब गोली चलाया जाता है और वो गोली जब जिस लक्ष्य पर चला जाता है उस लक्ष्य पर अगर लगता है तो उस लक्ष्य पर लगने के बाद उस गोली का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके भी पीछे का कारण यही है क्या, तो उसकी मतलब उसके अंदर में जो परमाणु होगा उसकी स्थानांतरित गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। इसी वजह से गोली का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें हमारे वीडियो को। धन्यवाद।